नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। आपकी भारत की खोज पूरक पाठ्य पुस्तक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1879 यानी कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्रीमान मोतीलाल नेहरू जी तथा माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू। नेहरू जी की पत्नी का नाम है कमला नेहरू। ठीक है। इंदिरा गांधी हम सब जानते हैं, इनकी बेटी थी और नई दिल्ली में 27 मई 1964 में यानी 1964 में दिल का दौरा पड़ जाने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। इन्हें भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया है सन 1955 में। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही संक्षिप्त परिचय। चलिए अब इनका प्रकाशित पुस्तकें, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को जानते हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम, आप सभी ने पढ़ा होगा इसे अपनी कक्षा 6 में भी। विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज यानी कि हिंदुस्तान की कहानी, जिसे पहले इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से। इनकी अगली प्रकाशित पुस्तक थी राजनीति से दूर, छठी थी इतिहास के महापुरुष राष्ट्रपिता, और 11 खंडों में इनकी जवाहरलाल नेहरू की वांग्मय करके एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। चलिए अब हम भारत की खोज का एक संक्षिप्त अध्ययन करते हैं, मतलब पुस्तक से मैं आपको परिचित कराती हूँ। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। यानी कि भारत की खोज एक्चुअली उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, जिसे हिंदी में अनुवादित किया गया था। ठीक है। भारत की खोज की रचना सन 1944 में 1944 में अप्रैल से लेकर सितंबर यानी अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ के बीच कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर के जेल में जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी में और साथ ही बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस किताब को यानी कि भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा भी हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में सन 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने के कारावास यानी कि जब वो जेल में अपनी जेल यात्रा कर रहे थे उस दौरान उन्होंने लिखा था। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी सन 1946 में। ओके। अब इस पुस्तक में नेहरू जी ने क्या कहा है? तो इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेके भारत की आजादी तक के समय की बातों को, मतलब आजादी तो मिली नहीं उस समय तक की बातों को, हमारी समृद्ध संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे जटिल अतीत को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने बेहतरीन भाषा शैली में, मैं कहूंगी, उन्होंने इस किताब को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। ओके। तो ये था इस भारत की खोज का संक्षिप्त परिचय या कह लीजिए सामान्य जानकारी। अब मैं आपको अहमदनगर का किला पाठ का संक्षिप्त सार भी बताऊंगी और पाठ को समझाना चाहूंगी। यानी कि भारत की खोज का पहला अध्याय है अहमदनगर का किला और इसके 2 भाग आते हैं इसके अंतर्गत, अतीत का भार और अतीत का दबाव। यानी इन 2 मेन हेडिंग्स के बीच में ये पूरी बात उन्होंने अपनी कही है। तो चलिए इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपने पहले अध्याय को, अहमदनगर का किला।
अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि अहमदनगर के किले में जब नेहरू जी थे तो वहां पे उनका समय कैसे व्यतीत होता था, उन्होंने वहां पे क्या चीजों का अनुभव किया, वगैरह वगैरह। ठीक है। ये कुछ इस तरह से अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944, 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है या उजाला होता है। देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि जब वो अहमदनगर के किले में आए तो ये उनकी कोई पहली जेल यात्रा तो नहीं थी, ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, 9th वन। ठीक है, क्योंकि वो एक राजनीतिक नेता थे, क्रांतिकारी थे, देश हमारा उस वक्त गुलाम था, तो ऑब्वियसली उस समय अंग्रेज अपनी मर्जी से कई क्रांतिकारी नेताओं को विभिन्न जेलों में बंद कर देते थे। ठीक है, तो ये इनकी 9वीं जेल यात्रा थी। और अभी यहाँ पे इन्हें आए हुए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था, 20 महीने का समय बीत चुका था। अब ये अपने महीनों का हिसाब कैसे रखते थे नेहरू जी, हाउ ही यूज्ड टू काउंट, यानी कि जब वो आए थे यहाँ पर जिस समय में, तो उस वक्त चांद निकला हुआ था, यानी शुक्ल पक्ष का समय चल रहा था। तब से इन्होंने वहां से काउंट करना शुरू किया, क्योंकि इनके पास कोई कैलेंडर वगैरह तो हुआ करते नहीं थे। तो जब वे आए तब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि चांद उगा हुआ था। तो जब भी नेक्स्ट मंथ में जब चांद आता है तो इस तरह से वो कैलकुलेट करते थे कि हाँ उनका 1 महीने का समय यहाँ पर गुजर गया है। तो चांद जब नया उगता था वो नेहरू जी को याद दिला जाता था कि 1 महीना गुजर चुका है। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि नेहरू जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चांद मेरे बंदी जीवन का, यानी जब मैं जेल में बंद हूँ, जब भी मेरी जेल यात्राएं चल रही हैं, तो इस जीवन में अगर इस समय अगर कोई मेरा साथ निभा रहा है तो वो है चांद। ठीक है, मतलब यह कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से अंधेरे के बाद उजाला होता है, वही शिक्षा उन्हें यहाँ पे चांद दे रहा है। मतलब कि कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख आता ही है, तो वही मुझे इस बात की याद दिला रहा है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। और इस बात की समझदारी उन्हें कौन दे रहा है, तो चांद दे रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ इतनी 3-4 बातों को ध्यान में रखना है कि अहमदनगर के किले में जब वो जाते हैं तो ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, और जब वो यहाँ पर आए तो शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था, यानी चांद खिला हुआ था उस दिन। और हर महीने में हम जानते हैं 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। खैर, तो जब भी नया चांद उगता था तो नेहरू जी को याद दिला जाता था कि उनका 1 महीना यहाँ पर हो चुका है। और नेहरू जी ने यहाँ पे चांद को अपना स्थायी साथी कहा है। और वो कहते हैं कि चांद ने मुझे यहाँ पे शिक्षा दी कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। चांद उन्हें यही बताता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अतीत का भार। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि नेहरू जी जब भी किसी जेल यात्रा में जाते थे तो वहां जाके वो क्या क्या काम करते थे, और फिर उन्हें कब और कैसे प्रेरणा मिली कि उन्हें किताब को लिखना चाहिए, यानी भारत की खोज नाम की इस किताब को लिखना शुरू करना चाहिए। तो जब भी वो किसी जेल यात्रा में जाते तो वहां जाके वो सबसे पहले किस काम को शुरू करते थे, बागबानी का काम शुरू करते थे। मैं पहले बहुत ही जल्दी से आपके लिए 2 पंक्तियों को पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। तो जहाँ पे भी नेहरू जी जाते थे जिस जेल में, उन्हें बागवानी करने का मौका मिलता था और वो बागवानी करते थे। और तपती धूप में यानी बहुत गर्मी में भी घंटों घंटों वो फूलों के लिए क्यारियां बनाते थे। पर अहमदनगर के किले की जो मिट्टी थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो बहुत ही ज्यादा पथरीली थी। पथरीली मतलब वहां पे बहुत सारे पत्थर थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा किला था, राजा महाराजाओं का किला था। ठीक है, उसमें बहुत सारे पुराने मलबे थे, अवशेष थे, मतलब
कई बड़े बड़े पत्थर थे, कई लोहे की चीजें भी उसमें मिलती थी, जिससे इन्हें बागवानी करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उन्हें साफ करना पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए। चूंकि यह इतिहास स्थल है, यानी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियां देखी हैं। ठीक है, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नेहरू जी ने हमें दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई। दूसरी बात उन्होंने हमें ये बताई कि ये जो अहमदनगर का किला है, इसके अतीत में, यानी इसके पास में बहुत सारे युद्ध और कई सारे राजमहलों की संधियां भी उन्होंने यहाँ पे हमें बताई हैं, दुर्भी संधियां भी बताई हैं। वो कहते हैं कि इवन तो ये बहुत बड़ा पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी घटनाओं की दृष्टि को एक बार ध्यान से देखते हैं तो हमें एक घटना वो बताते हैं जिसकी उनको याद आती है। वो घटना क्या थी कि एक चांद बीबी नाम की एक बहुत ही सुंदर महिला थी और वो बहुत ही साहसी और वीरता से पूर्ण स्त्री थी। उसने अकबर के शाही सेना के साथ युद्ध किया था। उसके हाथ में तलवार उठा के उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अकबर की सेना को वो तबाह कर देना चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी, और उसने काफी हद तक किया भी था। लेकिन उसके अंत समय में क्या होता है उस स्त्री के साथ, उसका खुद का एक विश्वासी व्यक्ति उसके साथ विश्वासघात करता है और इस तरह से उसकी हत्या कर देता है। तो हम देखते हैं कि अकबर जो अहमदनगर का किला है उसमें किस तरह से उस स्त्री के साथ अकबर के सेना का उसने सामना किया और कैसे उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीजें हमें बताई अतीत के बारे में। पहली चीज थी कि उनकी बागवानी करने का तरीका, और दूसरा चांद बीबी के बारे में, किले का इतिहास मतलब बताया हमें। अब हम देखते हैं कि उन्हें कुदाल छोड़कर कलम उठाना क्यों पड़ा। उसको पहले मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपना अनुभव का हिस्सा नहीं बताता। पहले यहां तक समझते हैं। अब देखिए, नेहरू जी और उनके साथी और खुदाई करना चाहते थे, परंतु अंग्रेजी सरकार ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया। ना ही उनके पास ऐसे कोई चीजें थी, हथियार थे जिससे वो खुदाई कर सकते आगे, और ना ही अंग्रेजी सरकार उनके ऐसा करने का परमिशन ही दे रही थी। तो अब नेहरू जी के पास क्या काम बच गया था, बागबानी हो नहीं रही थी, मना कर दिया गया। तो अब उन्होंने अपने हाथ में कलम उठा लिया, कलम यानी कि पेन। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं इसके बारे में अब लिखना शुरू करता हूँ। ओके, तो उन्होंने ये भी प्रण लिया कि अब मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक मुझे आजादी या हमारे देश को आजादी नहीं मिल जाती है। ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। अब हम यहाँ पे देखते हैं, न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जब अधिकारियों ने उन्हें कुदाल से आगे की खुदाई करने के लिए मना किया, उन्होंने कलम उठाई और प्रण लिया कि जब तक आजादी नहीं मिलती तब तक लिखते रहेंगे। अब उनका मानना था कि पैगंबर की भूमिका निभाकर
वो भविष्य तो नहीं लिख सकते, मतलब फ्यूचर के बारे में लिखना उनके बस में तो है नहीं, राइट। वो कोई भगवान तो है नहीं। ना ही वो कोई इतिहासकार या विद्वान है, ना ही उनकी कोई अच्छी शैली है, राइटिंग स्किल है कि वो लिख सके प्रेजेंट के बारे में भी। तो अब उनके हाथ में क्या बच गया? उनके हाथ में बच गया अतीत, यानी कि पास्ट, बचा अतीत। वे कहते हैं कि वे आज के विचार को और क्रियाकलाप को, मतलब एक्टिविटीज को, तथा अतीत के विचार और उनके क्रियाकलाप के साथ एक तरह का यहाँ पे क्या स्थापित करेंगे? रिलेशन स्थापित करके उसके बारे में लिखेंगे। इन शॉर्ट, वर्तमान के बारे में लिखना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, भविष्य के बारे में भी वो लिख नहीं सकते थे, तो उन्होंने अतीत के बारे में यानी कि पास्ट के बारे में लिखना शुरू किया। एंड की एक लाइन में उन्होंने कहा है कि एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं गेटे, उनका मानना था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक हमें राहत दिलाता है। मतलब कि इस तरह का लेखन एक तो बहुत आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे लिख रहे हैं तो आप अतीत के एक बहुत भारी बोझ को यहाँ पे महसूस करेंगे, समझेंगे, और आपको एक तरह से ये एक राहत भी दिलाएगा। चलिए अब अगले बिंदु, अतीत का दबाव, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहरू जी क्या कहते हैं हमसे बच्चों। वे कहते हैं कि अतीत किसी भी प्रकार का हो, कभी अतीत भला भी होता है, कभी अतीत बुरा भी होता है, लेकिन वो दोनों तरीके से हमें क्या करता है? अभिभूत करता है, यानी अफेक्ट करता है, हम पे अपना प्रभाव छोड़ता है। अतीत अच्छा हो और वर्तमान अच्छा नहीं होता, यानी कि पास्ट अगर आपका अच्छा है लेकिन प्रेजेंट अच्छा नहीं है, तब तो हमें वो बहुत ही, वो जो दबाव होता है, वो जो प्रेशर होता है, वो दम घोटू, यानी ऐसा लगता है कि हमारी सांस बंद हो जाएगी, मरने जैसी स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति हम यहाँ पे वो किन देशों की बात करते हैं? जैसे कि भारत और चीन की। भारत और चीन की सभ्यताएं, यानी हमारा और चीन का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, ठीक है। हम बहुत ही अच्छे थे अपने अतीत में, पर जैसे जैसे हम प्रेजेंट में आ रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे, वो जैसा हमारा अतीत था वैसा हमारा वर्तमान नहीं रहा है। ओके, आगे वे कहते हैं, आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजय के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेष से हमारा वर्तमान रूप बनना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इस पंक्ति में नेहरू जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप सिर्फ इसके अर्थ को समझिए। वो कहते हैं कि नेहरू जी कहते हैं कि अपनी विरासत के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है, या अपनी विरासत यानी हमारे भारत देश की विरासत के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों में इसे हासिल किया है, कोई एक दिन में तो हासिल किया नहीं है। इसमें पूरी मानव जाति की हिस्सेदारी है, राइट। किसी एक व्यक्ति ने तो इसे हासिल नहीं किया। ये जो हमें विरासत मिली है भारत देश को, ये हमें पूर्वजों से मिली है, एक समय में नहीं मिली, हजारों सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिली है, और इसमें पूरी मानव जाति की अपनी एक हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन है। वे कहते हैं कि हम इस विरासत के वरिष्ठ हैं, मतलब हम ही सीनियर्स हैं। नेहरू जी ने यहाँ पे ये भी कहा है कि भारतवासियों की विरासत की विशेष बात है कि अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते। मतलब हम लोगों का क्या है कि हम हर किसी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम किसी को भी इसमें अलग नहीं समझते हैं। हमारे रक्त में, हमारे मांस में, हमारी हड्डियों में ये विरासत समाई हुई, यानी पूरी तरह से ये विरासत, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमें पूरी तरह से समा चुकी है। इसी से हमारा वर्तमान स्वरूप भी बना है। यह विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर ये विरासत लाती है। कहने का अर्थ है कि जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला अतीत में,
हमने जो हासिल किया वो बहुत लंबे समय के बाद हासिल किया है, सभी ने मिलकर हासिल किया है, और ये सब चीजें हमारे अंदर पूरी तरह से समाई हुई हैं। यही हमारे प्रेजेंट का स्वरूप है, यानी वर्तमान का स्वरूप है। और यह एक तरह से विश्व बंधुत्व यानी कि विश्व की मित्रता मैत्रिता की भावना को हमारे विरासत के रूप में दिखाता है, यानी भविष्य में भी हम इसे साथ में लेकर ही चलेंगे। आखिरी पंक्ति है इस पहले अध्याय की कि इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत भी करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वे कहते हैं कि इस विशिष्ट विरासत के बारे में, यानी जो हमारे पूर्वजों से हमें हासिल हुए, वो उसके बारे में लिखना चाहते हैं। साथ ही वे जानते हैं कि ये जो पॉइंट है, जिस विषय के बारे में वो लिखना चाहते हैं, वो बहुत ही कठिन है और बहुत ही जटिल है, और मतलब टफ है, डिफिकल्ट पॉइंट है, डिफिकल्ट थॉट प्रोसेस है। लेकिन फिर भी इससे उन्हें डर भी लगता है, भयभीत भी होते हैं, परंतु वे इस पर अपने विचार लिखना चाहते हैं। और उनको शायद लगता है कि मैं शायद इसके सतही तौर को ही स्पर्श कर पाऊंगा। सतही मतलब उसके ग्राउंड लेवल को तक नहीं जाकर सिर्फ ऊपरी भाग को शायद मैं उसे टच कर पाऊंगा, स्पर्श कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं इसके ऊपर अवश्य लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये सारी बातें, यानी अतीत का दबाव, अतीत का भार, अहमदनगर के किले में उनकी यात्रा का वर्णन उन्होंने यहाँ पे बखूबी किया है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी भारत की खोज का पहला अध्याय अहमदनगर का किला यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।